नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने। आपने देखा होगा अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है भाई, जो आप देखते हो ना बीच में लास्ट में 10-15 क्वेश्चन वो हट जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। देखो 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 91 नंबर कर लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, 91 नंबर कह रहा है, ठीक है 91 नंबर कह रहा है कि शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का माना जाता है। शुष्क कृषि का मतलब समझते हो कि वहां पे पानी तो रहेगा लेकिन सूखने की कंडीशन भी ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, शुष्क कृषि उसको कहा जाता है जहां पे पानी जितना अधिक होगा उतना सूखने के भी होगा। तो ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी एक शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। समझ रहे हो ना। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात गुजरात गुजरात, उसके बाद राजस्थान राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। इस तरह से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। और पता है ये जो आप देख रहे हो काली मिट्टी, ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। कपास के लिए सबसे ज्यादा, मतलब अगर देखोगे ना तो कपास यहाँ सबसे ज्यादा उगाई जाती है, कपास। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास, फास्फोरस, कार्बनिक की कम मात्रा होती है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूरजमुखी, अंडी, सब्जियां, खट्टे की उगाई जाती है। इस मिट्टी में स्वाधिक विस्तार कहाँ है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। कपास वहां सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एक है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी आपको पता है? काजू काजू काजू, रबर रबर, कॉफी कॉफी, इसमें सबसे ज्यादा उगाई जाती है लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, और ये जो है जुड़ोर मिट्टी जो है ना, ये इसमें दो पार्ट होती है। जुड़ोर मिट्टी ये नदियां से बह के आती है, नदियां से। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है ना, उससे बह के जुड़ोर मिट्टी आती है। और आप देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा होती है उपजाऊ मिट्टी। इसके दो भाग कहा जाता है। पुरानी जो जुड़ोर मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, और जो नई जुड़ोर मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है, खादर। और जो खादर वाला मिट्टियां होती है ना, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। समझ रहे हो ना। तो शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी, आप कहोगे शुष्क मतलब ना पानी को क्षमता, सोखने का क्षमता ज्यादा काली मिट्टी के पास है। ठीक है, लाल मिट्टी देखो, लाल मिट्टी आप देखोगे ना तो इधर पड़ती है बंगाल के साइड में, तमिलनाडु के साइड में। यहाँ आलू आपको ज्यादा दिखाई देगा, आलू होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर है स्वार्धिक। स्वार्धिक वन ऑफ परिचित वाले टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है पंके टाइगर रिजर्व। पंके पंके टाइगर रिजर्व। अभी जो 2023 का जो भारत रिपोर्ट आया है ना, उसमें स्वार्धिक प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व पंके टाइगर रिजर्व है। पंके टाइगर रिजर्व पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वार्थी वनावर्त प्रतिशत वाला सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो पंके टाइगर रिजर्व, पंके टाइगर रिजर्व। ठीक है, पंके टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब बांधवगढ़ देखो, बामनगढ़ हाल ही फिलहाल में 98वां टाइगर रिजर्व बना है। तो कान्हा और बांधा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्थिक वनावर्त प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कान्हा, ये पंके टाइगर रिजर्व है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखो सुमिलित नहीं है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध ही तो नहीं है, ये
गांधी सागर बांध यहाँ पे नहीं है। पेंचाद परियोजना गोदावरी नदी पे बिल्कुल, सैलम परियोजना कृष्णा नदी पे बिल्कुल, और बगिहाल परियोजना चेनाब बिल्कुल। जो गांधी सागर बांध परियोजना है ना, वो चंबल नदी पे है, नर्मदा पे नहीं। ये चंबल नदी पे है, चंबल चंबल नदी पे है, ठीक है, चंबल नदी पे। तो गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पे है, ना कि नर्मदा नदी पे। पोच बांध परियोजना गोदावरी नदी पे है। श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पे है, और बगिहाल परियोजना चेनाब नदी पे। ये सब सही है, ठीक है। आपको पता है ना कि चंबल नदी पे बहुत सारे बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और जवाहर सागर, और कोटा बैराज। कोटा बैराज चंबल पे, चंबल चंबल पे आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे मिलेगा गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर, फिर आपको मिलेगा राणा प्रताप, राणा प्रताप, फिर आपको मिलेगा राणा प्रताप सागर, फिर आपको मिलेगा जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर, और कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये सब कहाँ है? चंबल नदी पे है, ठीक है। सिगरौली, सिगरौली, सिगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? सिगरौली, तो सिगरौली पड़ता है सोन नदी, सोन नदी है ना, सोन नदी घाटी, इसमें पड़ता है सिगरौली। सिगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो सोन नदी घाटी में स्थित है। सोन नदी घाटी में अधिकांश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो सोन नदी घाटी के अंतर्गत प्रमुख कोयला उत्पादक में एक सिगरौली आता है, मध्य प्रदेश के सिगरौली, और सुहागपुर उमरिया है, उमरिया, उमरिया। तो सिगरौली, सिगरौली, सुहागपुर और उमरिया, सिगरौली, सुहागपुर और इमरिया। देखो अगर मैं बात करूं कोयला का, तो भारत में आपको पता है ना, गोंडवाना युग की कोयला जो है वो मुख्यतः नदी घाटी में पाया जाता है। इसका कौन सा घाटी है? दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा घाटी। और झारखंड का सबसे ज्यादा कोयला झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो दामोदर घाटी में अवस्थित है, गोंडवाना, गोंडवाना, ठीक है। ब्यूटिमिनस कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। तो सिगरौली कोयला क्षेत्र किस नदी के घाटी में स्थित है? सोन नदी घाटी में। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? तो ये हुआ है सोवियत संघ, रूस की सहायता से, रूस की सहायता से, ठीक है। सोवियत संघ रूस की सहायता से, रूस की सहायता से। ये भारत का पहला समुद्री तट इस्पात कारखाना है, समुद्री तट इस्पात कारखाना है। ये लौह अयस्क जो है ना, बैडिला खान से प्राप्त था, बैरिडा खान, बैरिडा खान जानते हो ना, उससे कोयला का दामोदर घाटी से प्राप्त होता है, ठीक है। इस संयंत्र के विषय में भारत और सोवियत संघ के बीच में 1779 में, 1700 1700 1700 नहीं, 1979 में, 1979 में समझौता हुआ, और भारत ने वर्ष 1982 में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दिया, ठीक है। तो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना से देश में सहयोग से हुआ, ये सोवियत संघ की सहायता से। उदयपुर झील का संबंध, उदयपुर झील तो ये सब तो हम लोग कर लिए ना, वो पीछे चलते हैं आगे। यहाँ तक हो गया ना, वो इधर हो गया, देखो, हाँ हाँ। उदयपुर झील का संबंध किससे है? उदयपुर झील का संबंध पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था। बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया, महामाया प्रसाद सिन्हा। वर्तमान में स्थलीकृत सूचित है, यह है प्लिस्टियोसिन, प्लिस्टियोसिन। किसे तिब्बत का पठार कहा जाता है? तो ट्रांस। कश्मीर घाटी अवस्थित है, कहाँ है? ये बृहद और लघु हिमालय के बीच में, बृहद और लघु हिमालय के बीच में। ये जो हम लोगों ने पढ़ा ना, ये इसमें से देखो एक क्वेश्चन और छूट गया, 56 के, 56, 55 ही देखो क्वेश्चन, 55 का क्वेश्चन है
55, हाँ 56। कह रहा 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? जिला पूछा गया, जिला, तो माहे, याद रखना, माहे, माहे है, माहे। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला माहे है। माहे पता है कहाँ है? पुडुचेरी, पुडुचेरी का माहे जिला है। सर्वाधिक लिंग अनुपात कितना? 1176, 1176 है। दमन और दीव, दमन और दीव की अगर हम बात करें, दमन और दीव, दमन, दमन दीव की अगर हम बात करें तो ये न्यूनतम, सबसे न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम, सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला है, सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला। दमन और दीव जिला सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला है। राज्यों में अगर देखा जाए तो केरल सबसे ज्यादा है, 1084, 1084 केरल सबसे आगे है, जबकि सबसे न्यूनतम कितना है? हरियाणा का है, सबको पता होगा। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात पुडुचेरी के है, पुडुचेरी के, पुडुचेरी, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 1037। और सबसे न्यूनतम दमन और दीव के, दमन और दीव कितना है? 618, ठीक है। मिजोरम का जो सेरी छिप जिला है ना, वो सबसे सर्वाधिक जिला वाला है, सर्वाधिक। ये जो छेरी छिप देख रहे हो, ये जिला सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, साक्षरता, साक्षरता है, साक्षरता, साक्षरता वाला है, साक्षरता वाला, ठीक है। तो देखो, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला तो माहे, माहे कहाँ पड़ती है? पुडुचेरी। इसीलिए पुडुचेरी यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या बोलते हो, लिंग अनुपात वाला है। और अगर दमन और दीव की बात करें तो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम है। अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल है, और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा है, हरियाणा। और जो ये देख रहे हो छेरी, छेरछिप, ये साक्षरता दर में सबसे ज्यादा, साक्षरता दर में, साक्षरता दर में, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना, अलीराजपुर, अलीराजपुर, ये न्यूनतम है, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर, ठीक है। तो समझ में आ गया ना यहाँ से कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो माहे पुडुचेरी। इसीलिए अगर आप देखोगे यूनियन टेरिटरी में तो सबसे ज्यादा हमें दिखाई पड़ती है माहे, माहे, माहे कहाँ है? पुडुचेरी में। और सबसे कम ये दमन और दीव में, दमन और दीव में, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तार, ब्रह्मांड की परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज लैंगमे, यही होल का सिद्धांत दिया था। होल है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तार, ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज लेमेंत्रे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो संबंधित विस्तार था ना, ब्रह्मांड का परिकल्पना, वो जॉर्ज मेत्रे ने दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का 4 सिद्धांत दिया था इन्होंने। एक बिग बैंग सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित और मान है, इसी विशिष्ट भंडार की कल्पना भी कहा जाता है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, इसी ने दिया था, जॉर्ज लेमेंत्रे ने। फिर पता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का डॉपलर प्रभाव भी किया जा चुका है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसकी अत्यधिक सूक्ष्म और ताप घनत्व अनंत है। बिग बैंग की प्रक्रिया के अंदर महाविस्फोट हुआ है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग के पश्चात से लगभग 4.5 अरब पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, ठीक है। तो इसका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी, तो ये है माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस। देखो अगर ऑप्शंस के अनुसार देखोगे तो माउंट विसुवियस जो है ना, वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी।
ये ज्वालामुखी कुछ लंबे समय से सक्रिय नहीं है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, इसी को कहा जाता है सुपुष्प ज्वालामुखी। और भी है जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, और इटली का विसुवियस, विसुवियस। तो यही है इटली में, इटली में, ठीक है, विसुवियस, इटली का विसुवियस। अंडमान निकोबार का भी है कारकोंडम, कारकोंडम, कारकोंडम। मॉन्टियाना देख रहे हो ना, मॉन्टियाना इटली में है, ये मॉन्टियाना इटली में है। और ये मॉन्ट मेयोन देख रहे हो, मॉन्ट मेयोन, ये फिलीपींस में है, फिलीपींस में। और ये जो देख रहे हो ना इक्वाडोर का, इक्वाडोर, इक्वाडोर, मॉन्ट टेपेक्सी, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। मॉन्टियाना इटली, मॉन्टियाना इटली, मॉन्ट मेयू फिलीपींस, और मॉन्ट केटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन आपसे पूछा गया है सुषुप्त ज्वालामुखी, तो मॉन्ट विसुवियस है, मॉन्ट विसुवियस कहाँ पड़ती है, इटली में, ठीक है। विसुवियस वो होती है ना कि बहुत दिन से सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन कभी भी वो सक्रिय हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 30 मई को मनाया जाता है, 30 मई को, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। ये 1826 दिन से प्रकाशित उद्दंड मार्ग की याद में मनाया जाता है। देखो ये तो 10 जनवरी है, विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और इस बार का थीम है ए ग्लोब ऑफ वॉइस, ए ग्लोब ऑफ वॉइस एंड कल्चरल प्राइड, इसकी इस बार का थीम है, ठीक है, ठीक है। इस बार का थीम है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम है ए ग्लोब, ग्लोब वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इसकी थीम है इस बार का, 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर इस बार का है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को, 15 मार्च को, 15 मार्च को। इस बार का थीम है ए जस्ट ट्रांजिशंस टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। और विश्व रेड क्रॉस दिवस, देखो ये है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन में है विश्व 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 रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, तो ये सब याद रखना है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, थीम क्या है, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, जस्ट ट्रांजिशंस टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल को, हर्षवर्धन अग्रवाल को, ठीक है, समझ रहे हो। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइम्स के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 तक हो गई है, ये हो गई है 146.39 करोड़, 146.39 करोड़। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइमिसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक 146.39
39 करोड़ हो चुकी है, जो काफी ज्यादा है। समझ रहे हो, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। सोच लो। अगला क्वेश्चन है, यही यही क्वेश्चन है इसका। ठीक है, अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई पार्टी राजनीति की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है अमेरिका पार्टी, अमेरिका पार्टी। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? तो ये है अमेरिका पार्टी। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? ये मनाया गया 76वीं वर्षगांठ, 76वीं वर्षगांठ, सॉरी 77वीं वर्षगांठ, आई एम सॉरी 77वीं वर्षगांठ। ये मनाया गया 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना का 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना 29 मई 1948 को किया गया था। 29 मई 1948 को किया गया था। ठीक है, इसकी सेना सबसे पहली तैनाती 1948 में फिलिस्तीन में किया गया था। इसका संयुक्त राष्ट्र की शांति सैनिक नीले रंग का कैप पहनते हैं और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी चुना गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के हेतु समझौता हुआ? तो ये हुआ है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद में है 82 में है, 82 में। तो 84 में तो क्वालिफिकेशन है, 84 में क्वालिफिकेशन है, 84 में क्वालिफिकेशन है। ठीक है, 84 में क्वालिफिकेशन है। तो जो हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 82 में किया गया है, अनुच्छेद 82 में, अनुच्छेद 82 में, संविधान के अनुच्छेद 82 में आयोग के वर्णन किया है। परिसीमन का तात्पर्य होता है कि जो लोकसभा और विधानसभा के जो प्रत्येक सदस्यों के सीटों की संख्या जो भी निर्वाचित क्षेत्र के सीमाओं को पूर्ण तरह से रिन्यू करना, मतलब फिर से चेंज करना। परिसीमन आयोग में 3 सदस्यीय निकाय होते हैं। अभी भारत में परिसीमन आयोग का गठन 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया है। ये 84 जो देख रहे हो ना, ये क्वालिफिकेशन का बात किया गया, किसका? एमपी का सदस्य का। 86 का देखो, 86 है यहाँ पे ऑप्शन में, 86 है, 86 है राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो संसद में अनुच्छेद 86 के तहत संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है। ठीक है, संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 88 में क्या बोला गया? पावर मंत्रियों और महानवादी को संसद के सदनों और समितियों में भाग लेने का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद देखो 88 कहता है कि मान लो मोदी जी कौन सा किसका सदस्य है? मोदी जी किनकी लोकसभा के सदस्य हैं? लोकसभा का है। अगर वो राज्यसभा में जाए और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। इसी तरीका से अनुच्छेद 76 का जो महानवादी है ना, वो अनुच्छेद 88 के तहत कहीं पे भी जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ सकता है, अपना विचार दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट देने के बारी जब आएगा तो नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 88 में बोला गया। अनुच्छेद 84 क्वालिफिकेशन, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति चाहे तो संसद के किसी भी सदन में संबोधित कर सकता है, मतलब संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है।
अनुच्छेद 88 के तहत पावर दिया गया है संसद को और महानवादी को। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग। और देखो एक चीज और है कि जो अनुच्छेद 85 है ना, वो विघटन है, विघटन। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई, कहाँ की गई? तो ये किया गया है असम में। असम में हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन टैगिंग कहाँ की गई? तो ये किया गया असम में। कहाँ पर? वन जीव संरक्षण का एक ऐतिहासिक प्रयास में असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है कुल्सी पर नर गंगा डॉल्फिन का सैटेलाइट टैग किया गया। भारत और दुनिया में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया। ठीक है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना को आधारशिला रखी है? तो ये रखा है केन और बेतवा। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किन दो नदियों को जोड़ने का परियोजना का आधारशिला रखी? तो ये केन और बेतवा। तो जो केन और बेतवा है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको जोड़ने की एक परियोजना का आधारशिला रखा गया है। ठीक है। और ये जो भेल है ना, भेल भूटान में है, तो पूना स्विंग 2 जल विद्युत परियोजना चलाया जा रहा है। और एक और है अपर कपाली जल विद्युत परियोजना, नेपाल, भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है। अगला है 78 में, इसको छोड़ दो। 78 में है 68 में कि निम्नलिखित में किसे शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखो ये शांति के क्षेत्र में मिला था, 2024 का नोबेल पुरस्कार है ना। 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है निहान दिहान को समूह को। लेकिन ये 2025 का भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है 2025 का, वो पता है किसको मिला है? किसको मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। इसको मिला है, अरे मरिया करके है ना, जो शांति के जो नोबेल पुरस्कार है ना, उसको मिला है नोबेल पुरस्कार। देखो मैं बताता हूँ तो ये 2024 के शांति का क्षेत्र था। 25 में देखो किसको मिला है? 25 में मैं आपको हिंदी में कर देता हूँ। इस बार मिला है शांति के 2025 वाला, इसको मिला है, क्या बोलते हो, शांति के क्षेत्र में इसको मरिया कोरिना मेचेंडो को 2025 वाला जो मिला है 2025 का, वो मिला है मरिया कोरोनिया मैचेंडो मरिया कोरिना मैचेंडो को मिला है। ये क्या किया है? ये वेनिजुला में लोकतांत्रिक अधिकार और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए संघर्ष के लिए मिला है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ से 2025 में मतलब किसको मिला है? मरिया कोरिना 2025। तो हम 2025 वाला पूरा पढ़ लेते हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक है। भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला 3 व्यक्ति को इस बार का। जॉन एम, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, फिजिक्स का 2025 का मिला है। 2025 का फिजिक्स का 2025 के फिजिक्स का मिला है जॉन
जॉन एम मार्टिन मार्टिनस जॉन एम मार्टिनस। फिर है मिशेल 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 एड डेवोरेट। फिर है जॉन क्लार्क। ये 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में इस बार मिला है। फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन 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 मार्टिनस जॉन एम मार्टिनस मिशेल एडवोरेट और जॉन क्लार्क को क्यों मिला है? इन वैज्ञानिकों विद्युत सर्किट में क्वांटम यांत्रिक के टनलिंग ऊर्जा का क्वांटीकरण खोजने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मतलब यह साबित किया है कि बहुत छोटे स्तर पर माइक्रो लेवल पर भी बिजली की धारा और ऊर्जा क्वांटम नियम के अनुसार काम करती है। इसी खोज में क्वांटम कंप्यूटर बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। ठीक है, तो जॉन एम मार्टिनस, मिशेल एवोरेट और जॉन क्लार्क को इन वैज्ञानिकों को विद्युत सर्किट में क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा का क्वांटमीकरण खोजने के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में इधर लिखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है ओमर एम यागी को। फिर सुसुमु कितागवा और रिचर्ड रॉबंसन को मिला है। ओमर एम याग्भी को, सुसुम कितावा को और रिचर्ड रॉबंसन को। ओमर एम याग्भी सुसुम कितावा और रिचर्ड रॉबंसन को मिला। थोड़ा नाम टेढ़ आता है इसका, बहुत टेंशन होता है इसको पढ़ने से। ठीक है, क्यों मिला है? ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए मिला है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इनको मिला गया। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है मैरी ब्रोको। फिर है फ्रेड रेमेंसडेल और सीमोन सकागुची इसको मिला। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला? मैरी ई ब्रोका, फ्रेड रेमेंसडेल और सीमोन सकागुची को मिला। क्यों मिला है? इसे रेगुलेटरी टी सेल की खोज किया है। रेगुलेटरी टी सेल की खोज और उसके कार्य के लिए समझाने के लिए मिला है। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लालजो
लालजो लालजो क्रान्ज़ाहिकी, लालजो क्रान्ज़ाहिकी का मिला है। लालजो 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 क्रान्ज़ाहिकी हंगरी का है, हंगरी का। और इसका ये शांति के क्षेत्र में मिला है। शांति के क्षेत्र में 2025 में किसको मिला है? मरिया 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 कोरिना 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 मचांडो को मिला। वेनेजुला का है। इन्होंने वेनेजुला के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए इनको मिला गया है। और अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है 3 लोगों को। जोएल 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 मोकिर मोकिर जोएल मोकिर, फिर है फिलिप एघिनॉन मिला है। और पीटर ओविट इन लोगों को मिला। किस लिए मिला है? ये टेक्नोलॉजी से आर्थिक विकास कैसे होगा इसकी खोज के इन लोगों को मिला। देख रहे हो? एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। पहले रासायनिक के क्षेत्र में, सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला? जॉन ए मार्टिनस, मिशेल ए डेवोरेट और जॉन क्लार्क। ठीक है। विद्युत सर्किट में क्वांटम यांत्रिक टनलिंग की खोज किया। फिर रसायन विज्ञान में ओम एम याग्वी, सुसुम कीतावागा, रिचर्ड रॉबिन्सन को मिला। ठीक है। फिर है चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्राको, फ्रेंड रेस्टमैन और सीमोस संकागुची मिला। फिर साहित्य के क्षेत्र में लालजो क्रेन्जुको हाई हंगरी। फिर शांति के नोबेल के क्षेत्र में मरीना कोरिनिया मंचांडो वेनेजुला की रहने वाली है। फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है जोएल मोरिको, फिलिपिन एगियोन और पीटर होडरी। ठीक है। तो इस तरह के याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। इसका तो कोई काम नहीं है। इसका नाम बहुत है, 2 3 4 10 बार पढ़ोगे ना तभी याद होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है याद होना। और 2 3 4 बार पढ़ो तो एग्जाम में वहाँ क्लिक हो जाएगा। एग्जाम में हो जाता है, एग्जाम में हो जाता है। आगे है कि हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? आर पार लेखक के पुस्तक कौन है? तो ये भाई साहब हैं, हमारे भाई साहब, ये हैं अजय अजय हैं अजय अजय है। हाल ही फिलहाल में इन्होंने बुक लिखा है रोहतांग आर पार के पुस्तक इन्होंने लिखा है अजय ने। इस पुस्तक का विमोचन 4 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखबू द्वारा शिमला में किया गया था। और भी बहुत सारे बुक हैं इन्होंने लिखा, जैसे चर्चित बुक है द ग्रेट कॉन्सुलेटर लाल बहादुर शास्त्री, द एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया संजीव चोपड़ा लिखे हैं। रामानुजम जर्नी ऑफ ए ग्रेट, कॉल ऑफ द गिर अरुण सिंघल, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टू द ईयर हिमांशु राय द्वारा लिखा गया बुक। और फिर द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा लिखा। ठीक है। हाल ही फिलहाल चर्चित में रहा श्री विजयपुरम निम्नलिखित में किसका परिवर्तन नाम है? तो इसका परिवर्तन नाम है, ये है पोर्ट ब्लेयर का। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर में परिवर्तित नाम है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है, जहां इसे परिवर्तित के कर कुछ द्वीपों का नाम बदले गए हैं। जैसे रॉस आइलैंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले से है, नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हैवलक द्वीप को स्वराज द्वीप। पुणे हवाई अड्डे को भी नाम बदलकर
संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया और कॉर्नेज ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। वही सिकलियारा टर्नल का नाम बदलकर बाबा बौखनाम सुरंग कर दिया गया। ठीक है, तो हाल ही में चर्चित में रहा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम निम्नलिखित में किसका परिवर्तित नाम है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि के लिए जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने ये काम करने में नंबर 1 पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? हाल ही में ऑपरेशन ओलंपिया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? ये किया गया है भारत तटरक्षक बल के द्वारा। हाल ही में ऑपरेशन ओलंपिया अभियान भारतीय तटरक्षक के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तिहत्तर में है निम्नलिखित में किस शहर को 34वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स में निम्नलिखित में किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? तो ये लॉस एंजिल्स में किया गया। निम्नलिखित में कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी टीम लीग 2025 विजेता रही? तो ये विजेता रही है उड़ीसा वॉरियर्स क्लब। निम्नलिखित में कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की विजेता रही? तो ये रही उड़ीसा वॉरियर क्लब। ठीक है, तो कौन सी महिला टीम, समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये जो सुरमा हॉकी कप है ना, सुरमा हॉकी कप, उसी को हराकर जीती है, इसी को हराकर जीते। ठीक है, और पुरुष की जो हॉकी इंडिया टीम है ना, वो बंगाल टाइगर्स जीता है। ये पुरुष का है, पुरुष ने भी जीता है, पुरुष ने जीता है, जो बंगाल टाइगर को हराकर हैदराबाद को और उड़ीसा वॉरियर ने सुरमा क्लब को हरा दिया। ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही? तो उड़ीसा वॉरियर्स रही। किसको हराई? तो सुरमा हॉकी क्लब को। और बंगाल टाइगर पुरुष में विजेता रहा, जो किसको हराया? हैदराबाद तूफान क्लब को। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल किया गया? तो ये रूस का बना हुआ है। निम्नलिखित में किस देश से बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया? ये रूस। ठीक है, भारत सरकार का अंटार्कटिका का एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो ये करने वाला है मैत्री 2 से। ठीक है, और ये जो मैत्री 2 है ना, ये नया स्टेशन 2029 तक बनने का पूरा संभावना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में कर दिया गया था। अगला है हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेनापाविर नामक दवा निम्नलिखित में किसकी विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गिलियन साइसेज। हाल ही में HIV के रोकथाम के लिए लेनापाविर नामक दवा निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो लेलिनड साइसेज। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगला है वर्ष 1991 बैच में बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का एक नया मुख्य सचिव किया गया है? तो ये किया गया, आपको पता होगा, प्रणव अमृत को। वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी को बिहार का एक नया मुख्य सचिव किया गया है, तो प्रणव अमृत को।
अगला है 30 जुलाई 2025 को, 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है ऑपरेशन नया सवेरा, ऑपरेशन नया सवेरा। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोध के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन नया सवेरा, ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है, आपको पता है ना कि अभी बिहार के महानिदेशक कौन है? विनय कुमार है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरी शरण, बिहार कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष है आलोक राज, और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है अस्परा मिश्रा। फिर है राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त विनोद कुमार गुंजाल, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, अभिराज्यपाल कौन है? मोहम्मद अरीफ, बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह। फिर है बिहार राज्य प्राधिकरण महानिदेशक रविंदर शंकरन, महाधिवक्ता पिक्के शाही, राज्य महाधिवक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद मनोहर। इस तरह से है। ठीक है, यहाँ तक। निम्नलिखित में कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? तो ये कोर्ट पर ये नहीं खेला जाता, पोलो, पोलो कोर्ट पर नहीं खेला जाता है। ठीक है, देखो ये जो है ना ऑपरेशन मर्यादा, ये केदारनाथ द्वारा सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, और ये देख रहे हो ना ऑपरेशन राइजिंग, ये राजस्व खुफिया निदेशक द्वारा शुरू किया गया। तो कबड्डी, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, नेट बॉल हो गया, ये सब कोर्ट पर खेला जाता है, कोर्ट पर नहीं खेला जाता है, सॉरी नहीं खेला जाता है। तो ये पोलो कोर्ट पर नहीं खेला जाता, पोलो नहीं खेला जाता। इसके अलावा कबड्डी, वॉलीबॉल सब खेला जाता है, कोर्ट पर नहीं खेले जाने वाला पोलो है। ठीक है, समझ में? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है भुवनेश्वर को। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, एक मंदिर दो मंदिर नहीं। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया को भुवनेश्वर को कहा जाता है। यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा मंदिर है, इसी वजह से टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर आपको पता ही है, लिंगराज मंदिर शहर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है। फिर राजा रानी मंदिर, पशुपेश्वर मंदिर, फिर है राम मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, भिलाई छत्तीसगढ़, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, वायनाड केरल, भगवान का बगिया, तिरुपति, भारत का आध्यात्मिक राजधानी, प्रयागराज ईश्वर का वास या संगम सिटी, कोलकाता महलों का शहर या डायमंड हार्बर, हैदराबाद या सिकंदराबाद ट्विन सिटी, वाराणसी मंदिरों और घाटों का नगर, कोच्चि मसालों का शहर, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 1965 में, ये 1965 में किया गया था जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, समझ रहे हो? विनोबा भावे को भी मिला है 1958 में, 1958 में बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है मैग्सेसे पुरस्कार। रवीश कुमार को भी 2019 में मिला था। ठीक है, समझ रहे हो? तो जयप्रकाश नारायण को 1965 में मिला था, क्योंकि बिहार से थे, इसीलिए इनको याद रखना पड़ेगा। फिर निम्नलिखित में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी? तो ये था मौर्य, कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो था ना, निम्नलिखित में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी? तो ये था कुषाण वंश। कुषाण वंश के साम्राज्य था ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क था, कनिष्क था, कनिष्क। ठीक है, इसका इसका विस्तार एशिया महाद्वीप तक था। इसका कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? देखो कुषाण वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो कुंजुल कंडफिसिस संस्थापक होगा इसका, कुंजुल, कुंजुल, कुंजुल कंडफिसिस, कंडफिसिस, कंडफिसिस। ठीक है,
और सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। प्रथम राजधानी था पुष्पुर या पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा था। और कुषाणों ने ही सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए थे। ठीक है, समझ रहे हो। और गंधार शैली और मथुरा शैली जो है ना, इसका विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला शासक सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकासशील वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की घड़ी प्रतिमा का भी निर्माण हुआ था। कुषाण ऊंची खोतरी भी कहलाते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता, जो भारत सरकार 1957 में से लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुआ था ना कनिष्क के शासनकाल में, कुंडनकल कश्मीर के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। कनिष्क ने चीन के शासक पांचाओ से युद्ध किया, जिसने पहले कनिष्क की पराजय हुई और बाद में विजय हुई। ये वाला पूछा था कि किससे लड़ा था, तो पांचाओ से युद्ध लड़ा था। पहले बार तो हार गया लेकिन दूसरा बार जीत गया। ठीक है, तो कुषाण वंश के जो सम्राट, देखो यहाँ पे पूछा गया ना कि सम्राट सबसे अधिक फैला हुआ था, तो गुप्त कुषाण वंश का था। कुषाण वंश साम्राज्य की सबसे ज्यादा उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था। इसकी जो विस्तार था मध्य एशिया तक फैला हुआ था और इसकी संस्थापक कुजुल कंडफिसिस। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। प्रथम राजधानी पुष्पुर या पेशावर, द्वितीय राजधानी मथुरा। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, याद रखना। फिर गंधार शैली और मथुरा शैली इसी के समय विकास हुआ था पूरा। फिर रेशम मार्ग पे नियंत्रण करने वाला शासक सबसे प्रसिद्ध यही थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की घड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण इच्ची और तोखरी भी कहलाते थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक शक संवत चलाया था। तो शक संवत भारत सरकार का प्रयोग 1957 से हो रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय अनुयायी था। बौद्ध धर्म के चौथी जो बौद्ध संगति हुआ था ना, वो कनिष्क के शासन काल में कुंडनकल कश्मीर के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और कनिष्क ने ही चीन के शासक पांचाओ, ये वाला याद रखना, याद दौरान पूछा गया, पांचाओ से युद्ध किया था, जिसमें पहले कनिष्क तो पराजय हुआ, बाद में जीत गया। देखो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तक्षशिला नहीं, किकट कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किकट कहा जाता था, किकट। प्राचीन काल की गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र थे ना, उसको किकट कहा जाता था, किकट। प्राचीन काल के जो दक्षिण क्षेत्र मगध कहा जाता था, जिसमें 16 महाजनपद में एक था। मगध सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में मगध का क्षेत्र को किकट कहा गया, किकट याद रखना। बुद्ध काल और परवर्ती काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। इसके आधुनिक अभी पटना और गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मगध की सीमा देखा जाए तो विंध्य पर्वत से चंपा से पश्चिमी सोन तक विस्तृत था। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो किकट कहा जाता था, किकट कहा जाता था, किकट। सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण थे। भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल। उसकी देशद्रोही भारतीय शासकों के सहयोग से मिला था, बिल्कुल। वह एक अच्छा प्रशासक था, नहीं, अच्छा प्रशासक नहीं था।
अच्छा प्रशासक नहीं था, वो बहुत खतरनाक प्रशासक था। मैंने देखो, ये देखो सिकंदर जो था ना, सिकंदर एक यूनानी यूनानी शासक था, यूनानी शासक था। वो क्या किया था, उसका सपना था, बचपन से ही लड़ाकू था, और उसका सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं। सिकंदर का कहना था कि मैं विश्व विजेता बनूं। तो जब भारत में आक्रमण करने लगा ना, तो पोरस पोरस का एक राजा था, पोरस पोरस के से लड़ाई किया, जिसको युद्ध काल में क्या बोला जाता है, कैंड स्पेसिस की युद्ध कहा जाता है। ध्यान से, मैं नहीं, उसकी युद्ध में पोरस तो हार गया, लेकिन सिकंदर जीत गया। लेकिन पोरस ने फिर पोरस की योग्यता के आधार पे सिकंदर ने उसको राजा बना दिया, और फिर से आगे की ओर बढ़ा। तो जब आगे की ओर बढ़ा तो झेलम नदी के किनारे पे 323 ईस्वी में युद्ध करने के बाद ये इंडिया से आगे बढ़ा ही नहीं, वो पीछे मुड़ गया, क्योंकि उसकी सेना जो थी ना, वो पूरी तरीके से थक चुकी थी, हारी थी नहीं, थक चुकी थी। तो फिर आगे जाके उसकी मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद फिर जो निकोलस थिएटर था ना, वो आया था भारत में। फिर जब क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी सत्ता में समझौता हुआ, बहुत सारे जो थे ना उसको दे दिया गया इस तरह से। तो सिकंदर भारत में सफलता का बहुत सारे कारण थे। भारत में उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था, लेकिन केंद्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता उस समय नहीं था। क्योंकि क्या हुआ था ना, कि जब सिकंदर 20 वर्षों के अल्पायु में ही सिंहासन गुड़ हुआ था, और ये अश्रु का शीश था, अश्रु का शीश नहीं, अश्रु गुरु था या शीश था, बिल्कुल सही। यूनानी शासक मक्तमपुर सिकंदर पर भारत में आक्रमण कब किया था, 326 ईस्वी में किया था, 326 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, बल्क बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा पार कर भारत आया था। पस फिर तक्षशिला के जो शासक थे, आंभी 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 उन्होंने आत्मसमर्पण के साथ उनका स्वागत करते हुए उनका सहयोग भी किया था। कि सिकंदर को पंजाब, झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र के जो शासक था ना, पोरस पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाई हाइटे स्पीस या झेलम बितिस्ता के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस को पराजय हुई। सिकंदर विजयी प्रदेश होने के बाद सेनापति फिलीपींस को सौंपकर अपना स्थल मार्ग 325 ईस्वी में भारत भारत से लौट गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसलिए भारत में किसी भी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था, राज किसी भी केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थी, और सिकंदर की जो सेना बहुत शक्तिशाली था, तेज दरार भी था, घोड़ों की बहुलता था, इसीलिए ऐसा हुआ था। एक अच्छा प्रशासक था नहीं, ये तो बात नहीं थी। तो इसका आंसर हो गया। रजिया बेगम को सत्ता प्रचित करने में किसका हाथ था, मंगोलों का था, सॉरी सॉरी तुर्कों का था, तुर्कों ने ही किया था इसका, सत्ता सत्ता से हटा दिया था। जो रजिया बेगम थी ना, रजिया बेगम, इसको क्या किया था, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम, इसकी कार्यकाल क्या चला था, 1236 से 1240 तक, 1236 से 1240 तक चला था। जब 1236 में सत्ता पर बैठी, किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। जब रजिया रजिया 1236 में सत्ता पर बैठी, तो रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों को दमन किया। फिर रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कबा कुबा और टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी। फिर रजिया सुल्तान ने यक्ता और अक्ता को फेर बदल कर अपने हिसाब से नियुक्ति की, समझ रहे हो। फिर यही नियुक्ति के कारण जो अमिया अल्तुनिया एक व्यक्ति था, जिसे रजिया से तहब 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 हिंद भटिंडा में इकतवार नियुक्त किया था, फिर विद्रोह कर जिन्हें अमीर वर्ग ने उसका साथ दिया। हालांकि बाद में रजिया ने अल्तुनिया के साथ हाथ मिलाने के बाद उससे शादी कर लिया, समझ रहे हो। फिर रजिया क्या हुआ, फिर अमीरों ने विद्रोह कर दमन करने के राजधानी से बाहर निकाला, और क्या किया, तुर्कों ने अमीर को मार निकालकर इसको मार दिया। इस तरह से देखा जाए तो रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, उसी समय में डाकुओं ने उसको हत्या कर दी। तो बेगम की जो तुर्कों का बहुत बड़ा हाथ था। टोरामंडल किस क्षेत्र में प्रख्याति अर्जित थी, तो ये था भूराजस, भूराजस।
भू राजस्व। तो जो टोडरमंडल भू राजस्व क्या था, ये अकबर के भू राजस्व व्यवस्था था। अकबर के जो वित्त मंत्री राजा टोडरमंडल की एक नई राजस्व प्रणाली जब्त कर एक प्रणाली दहसाला लागू की थी। दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली के तहत ही 10 वर्षों के राजस्व औसत निकाला जाता था। ठीक है, तो ये किसका था, भू राजस्व था। टोरंडम किस क्षेत्र के आक्षेप थी, तो भू राजस्व। यहाँ तक क्लियर है। टोरंडम किस क्षेत्र का क्या ही था, भू राजस्व। भू राजस्व। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अबू 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 अबूकर अबूकर। भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबूकर को माना जाता है। अल्फांसो डी अबूकर। इसका कार्यकाल क्या था, 1505 से 1515 1515 तक था। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बन के ये आया था। ठीक है, देखो अबूकर ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि अबूकर ने ही गोवा में सती प्रथा पे प्रतिबंध किया था। पहला ऐसा व्यक्ति था, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो पहली बार सती प्रथा किया था, तो अबूकर था। अबूकर ने ही 1511 में मलस्का द्वीप और 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1510 में ही उसने बीजापुर के जो शासक था ना, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। साथ ही गोवा के विजय से दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसेना पतबूत में मुहर लगी और अबूकर पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। विजयनगर के जो शासक थे ना, कृष्ण देव राय, पुर्तगालियों को भटकल में तुर्क बनाने की इजाजत दी थी। भटकल भटकल ठीक है। उल्लेखनीय है कि फ्रांसिसियो जो अल्मीडा था, वो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। ये जो था ना, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसे भारत में ब्रिटिश प्रतिभूत में प्रारंभ किया, तो ये किया था बक्सर। देखो बक्सर किया था, बक्सर नहीं, पलासी का किया था। पलासी शुरुआत तो यहीं से हुआ था ना, प्रारंभ हुआ प्रतिभूत को प्रारंभ हुआ। देखो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच में, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच में। फिर क्या हुआ, 22 अक्टूबर फिर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। मुनरो और भारत के जो नवाब थे ना, जैसे अवध का सुजाउद्दौला था, मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था, इसके बीच में लड़ाई हुआ था बक्सर का। ये दोनों अंग्रेज ने जीत चुका था। इसीलिए 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद का द्वितीय संधि हुआ था, उसमें क्या किया गया था, दीवानी अधिकार, जो टैक्स का अधिकार था, वो पूरी तरीके से अंग्रेज ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो पलासी का ही युद्ध था। देखो पलासी का जो युद्ध था ना, वो युद्ध नहीं था, एक फर्जी युद्ध था। इसमें जो मीर जाफर था, अंग्रेज के कठपुतली, वो सिराजुद्दौला को चीटिंग कर लिया था, धोखा दे दिया था। तो इसीलिए 23 जून 1757 को अंग्रेज को जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब मीर जाफर ना उन्हें धोखाधड़ी के कारण पराजित कर दिया। मतलब युद्ध हुआ ही नहीं, फर्जी का युद्ध था, रियल में युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, इसी के कारण अंग्रेज ने मीर जाफर को इसी के खुशी में बंगाल का नवाब बना दिया। फिर प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब में वफादार रही। फिर मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और प्लासी जो भागीरथी नदी के किनारे है, वहां पे कहानी खत्म हो गई। तो प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज को एक राजनीतिक शक्ति स्थापित हो गई। राजनीतिक शक्ति मान्यता, राजनीतिक शक्ति स्थापित हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद 24 परगना के जमींदार की प्रथा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुक्त व्यापार करने की अनुमति सब ले लिया।
फिर इसके विजय के बाद कूटनीति हुई, फिर 22 अक्टूबर 1764 को फिर से एक नया युद्ध हुआ और जीत गया। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से 2 युद्ध अंग्रेज ने जीता था। ठीक है, अगला है मैसूर की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? मैसूर के साथ तीसरी लड़ाई कब हुआ था? मैसूर की तीसरी लड़ाई, मैसूर की तीसरी लड़ाई मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। कब हुआ था? मैसूर की थर्ड लड़ाई शायद हुआ था 1790 से 92 में हुआ था। 1790-92 के बीच में हुआ था। 1790 और 92 के बीच में, 1790-92 में हुआ था। टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था और ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि पे खत्म हो गया था। श्रीरंगपट्टनम के संधि पे खत्म हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया? मैसूर के जो तीसरी लड़ाई हुआ था वो 1790 से 92 में हुआ था। देखो क्या हुआ था ना, देखो प्रथम मैसूर युद्ध, मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, आ गया, प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, हैदर अली अंग्रेज के बीच में हुआ था। समाप्त किस पे हुआ? मद्रास के संधि पे, मद्रास की संधि पे खत्म हो गया। ठीक है, फिर से द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84, 1780 से 84 में हुआ। पहला मद्रास के संधि पे, दूसरा हुआ हैदर अली टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इसी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। हैदर अली द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मर जाता है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, फिर आया तृतीय, तृतीय हुआ 1790 से 92 में, 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था और इसमें टिप्पू सुल्तान हार चुका था, टिप्पू सुल्तान हार चुका था। फिर चतुर्थ हुआ जो 1799 में हुआ। इसमें क्या हुआ? टिप्पू सुल्तान मारा गया, टिप्पू सुल्तान मारा गया, पूरी तरीका से अंग्रेज ने अपने हाथ में कर लिया। तो देखा जाए तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास के संधि, द्वितीय 1780 से 84 मंगलोर की संधि और 1782 में हैदर अली की मृत्यु। फिर 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और टिप्पू सुल्तान की हार, और 1799 में टिप्पू सुल्तान मारा गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर में। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? सिख संप्रदाय का अंतिम शासक जो थे वो थे दिलीप सिंह, दिलीप सिंह थे। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। देखो डलहौजी जो था ना, डलहौजी, ऐसा हटा देता हूँ, हाँ। देखो ये डलहौजी जो था, डलहौजी सिख संप्रदाय के अंतिम शासक कौन था? तो ये था हमारा दलीप सिंह, दलीप सिंह। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक दलीप सिंह था। डलहौजी ने ही 1849 में पंजाब अंग्रेज राज का अंतर्गत विलय किया था। तो ये पूछता है कि कब किया था, तो 1849 में कर दिया था। डलहौजी ने ही
पंजाब राज का अंग्रेज के साथ विलय किया था, पूछा था ये एक बार एग्जाम में। तो मार्च 1849 में कर दिया था। फिर महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेज ने 5 लाख रुपये के वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया। ये व्यक्ति को, किसको? दलीप सिंह को, दलीप सिंह को। ठीक है, मैं देखो इसका पूरा बेसिक समझाता हूँ आपको, क्योंकि मैं तो मानने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि एक ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन जाए, आगे भी तो आएगा क्वेश्चन बहुत सारे, चाहे 10 घंटा लगे चाहे 20 घंटा लगे, लेकिन अच्छे से पढ़ो। समय लगे तो लगे, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं सिख संप्रदाय। देखो दिलीप सिंह का अंतिम राजा था, वो तो पता है। देखो सिख, सबसे पहले समझते हैं कि सिख साम्राज्य की शुरुआत कब हुआ था। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो देखो अगर सिख संप्रदाय की बात करें, सिख सिख बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं इन लोग। सिख संप्रदाय की जो बात करते हैं, सिख सिख संप्रदाय में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई महाराजा रणजीत सिंह से। सिख सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? महाराजा महाराजा रणजीत सिंह। रंजीत सिंह रणजीत सिंह ने इसके सिख संप्रदाय की स्थापना 1799 में पंजाब में की। इसके शासन साम्राज्य बहुत मजबूत और समृद्ध था। तो पूछा जाएगा सिख संप्रदाय की शुरुआत कब हुआ? तो महाराजा रणजीत सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गया 1839 में। 1839 में इनकी मृत्यु हो गया। तो इनके बाद देखा जाए ना तो सत्ता में बहुत संघर्ष हुआ, लगातार हत्या षड्यंत्र कमजोर होने लगा। कुछ और शासक थे, जैसे खड़क सिंह थे, नैनीहाल सिंह थे, शेर सिंह थे, दलीप सिंह थे। फिर दलीप सिंह का शासन आया। तो दलीप सिंह बहुत छोटे थे, जब 5 वर्ष के थे तो उनको वास्तविक शासन रानी जिंदा माता ने देखा, और दलीप सिंह एक नाम मात्र शासक थे। फिर इसलिए इनको कब्जा करने का मौका मिला। फिर अंग्रेजों से ये बहुत युद्ध हुए। दिलीप सिंह 2 युद्ध लड़े। प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध लड़ा था 1845 से 46 में, 45 से 46 में लड़ा गया। सिख हार गए, और लाहौर संधि के तहत सिख हार गए। प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध जो हुआ था, वो हुआ था 1845 से 46 में, और लाहौर संधि के तहत खत्म हो गया। लाहौर संधि के तहत, ठीक है, 1846 में। फिर द्वितीय सिख हुआ 1848 से 49 में, 1848 से 49 में। फिर सिख की अंतिम हार हुई, और 49 में ही, 1849 में ही क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया। इसी तरीका से दिलीप सिंह का अंत हो गया। दिलीप सिंह बहुत अच्छे शासक थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। देखो सिख, देखो एक एक तो सिख है। सिख धर्म जो है ना, प्रथम गुरु की अगर बात करो, संस्थापक की बात करें, तो गुरु नानक देव थे सिख धर्म के। सिख धर्म के, इसका देखो पूरा हम बेसिक समझाते हैं सिख धर्म का पूरा अच्छे से। ठीक है, देखो इसको समझाते हैं पूरा अच्छे से। सबसे पहले सिख धर्म। देखो सिख धर्म से ही पूरा क्वेश्चन, सिख धर्म से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम में, ये कंफर्म पूछ देता है। मॉडर्न मॉडर्न इंडिया में आता है ना, तो पूछ देता है।
देखो सिख धर्म, अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म था। सिख धर्म, सिख धर्म, सिख जो धर्म था, सिख धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म की अगर बात करें तो एक एकेश्वरवादी धर्म था, मतलब एक धर्म को मानने वाला। इनकी स्थापना किसने किया था? तो गुरु गुरु नानक ने, गुरु नानक देव ने किए थे, गुरु नानक देव जी ने किए थे, गुरु नानक देव जी ने किए थे। इनका उद्देश्य था ईश्वर की भक्ति, मानव सेवा, समानता। सिख धर्म का था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। तो 1469 से 1539 तक, 1539 तक इनकी क्या रही थी? शासन रहा था। इनका जन्म पूछा जाता है, जन्म था तलहंडी, तलवहंडी में हुआ था, तलवहंडी में, तलवहंडी में हुआ था। ननकाना साहिब जो भी पाकिस्तान में है, ननकाना, ननकाना साहिब तलहंडी में हुआ था, तलहंडी में, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिया। फिर गुरु नानक देव आए, फिर बहुत सारे गुरु आए, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो पहला गुरु गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, फिर छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हरदयाल, आठवां गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, और लास्ट था गुरु गोविंद सिंह। 11वें गुरु थे जो गुरु ग्रंथ साहिब था, ठीक है। गुरु नानक की अगर मैं बात करूं तो सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही किए थे। गुरु अंगद जो थे वो गुरुमुखी लिपि का विकसित किया था, गुरुमुखी लिपि, ये भी पूछते रहता है, गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद, जो गुरु अंगद थे वो गुरुमुखी लिपि किए थे, गुरुमुखी लिपि किए थे गुरु अंगद। फिर गुरु अमरदास लंगर पर बल दिए और शादी मृत्यु में फिजूल खर्चा का विरोध